ये है तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 5। तो तुमने अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा तो वो सारे पार्ट्स देख लेना, तभी तुमको टाइटेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो टाइटेशन का एम ये होता है कि टू प्रिडिक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अननोन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नोन सोल्यूशन यूजिंग अ सुइटेबल इंडिकेटर। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नॉन सोल्यूशन होता है जिसकी हमको मोलारिटी पता होती है, जिसका हमको वॉल्यूम पता होता है, ठीक है। और जो दूसरा सोल्यूशन है उसकी हमको मोलारिटी या भी बोलेंगे किस अमाउंट में वो प्रेजेंट है वो हमको पता नहीं होता है, ठीक है। और हम एक सुइटेबल इंडिकेटर का यूज करते हैं ताकि हमको पता चलता है कि हम लोग जो हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, वो हमारा कंप्लीटली यूज हो गया तो वहाँ पे कलर चेंज आता है। देखो तुम्हारा एक टर्म आता है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है कि पॉइंट एट विच द अननोन सोल्यूशन इज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय द नोन सोल्यूशन। मतलब तुम्हारा एक सोल्यूशन ए था, ये तुम्हारा सोल्यूशन बी था, ये वाला तुम्हारा नोन वाला था, ठीक है, ये तुम्हारा अननोन वाला है। अब इसकी इसकी रिलेशन कराओगे तब एक टाइम आएगा जब तुम्हारा ये कंप्लीटली यूज हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये कंप्लीटली यूज हो जाएगा मतलब ए और बी, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पे क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, 100% कंप्लीट होती है, मतलब ए और बी 100% वहां पे कंप्लीट रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, तुम्हारा इक्विवेलेंस ऑफ द नोन एंड अननोन सोल्यूशन विल बी इक्वल। ठीक, तो तुमने लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा है, तुमने पार्ट 4 में पढ़ाया था। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहता है कि अगर तुम्हारी कोई कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो वहां तुम्हारे जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं तो वहां से आता है तुम्हारा क्या, N1V1 इक्वल टू N2V2। ये तुमको मैंने पार्ट 4 में बहुत अच्छे समझाया था। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वर्ड लिख दिया कि N1V1 इक्वल टू N2V2। अगर तुमने पार्ट 4 नहीं देखा तो पहले वो जाके अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसमें हाफ आवर की थ्योरी है, बाकी सारा उसमें क्वेश्चंस हैं। तो इस पॉइंट पे तुम्हारा N1V1 इक्वल टू N2V2 होता है, ठीक है। तो एंड पॉइंट क्या होता है, देखो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर। तो इस पॉइंट पे क्या करता है, इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हारा अप्लाई होता है एट द एंड पॉइंट। जो तुम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम अप्लाई करते हैं वो हम एंड पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। तो तुम्हारा इक्विवेलेंस पॉइंट है, जो तुम्हारा एंड पॉइंट है, उनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। जैसे मान लो तुमने रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तुम्हारा ए सारा खत्म हो गया, अब सिर्फ बी, जैसे ही बी का हल्का कंसंट्रेशन पड़ेगा वैसे ही इसका कलर दिखना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे हमको कहता है कि वो तुम्हारा एंड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ तो रिएक्शन हो गई कंप्लीट, अब हमको ऐसे तो दिख नहीं रहा है, तो हमको कुछ ना कुछ चाहिए ना जिससे हमको पता चले कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हुई है, इसलिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एंड पॉइंट। तो इसी पॉइंट पे हम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगाते हैं, ठीक है। मतलब भाई N1V1 इक्वल टू N2V2। तो तुम्हारा जो फ्लास्क होता है इसमें हम लेते हैं एक नोन सोल्यूशन, ठीक है, जिसकी हमको मोलारिटी या फिर बोले जिसकी हमको कंसंट्रेशन पता होती है, ठीक है। हम पेपर से मेजर करके डालते हैं इसलिए हमको वॉल्यूम भी इसका पता होता है। और फिर हम थोड़ा सा उसमें इंडिकेटर डालते हैं। उसके बाद ये तुम्हारा जो हम ब्यूरेट में लेते हैं, ब्यूरेट इसको बोलते हैं, इसमें लेते हैं हम अननोन सोल्यूशन, ठीक है। इसको पूरा फिल कर लेते हैं। ये तुम्हारा 50 ml का भी आता है, 100 ml का भी आता है, जैसा भी तुम्हारे होगा क्वेश्चन में तुमको जैसे बता रखा होगा क्या है, ठीक है। तो इनिशियल रेटिंग मान लो यहाँ पे थी, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमने टाइट्रेट करना शुरू किया, मतलब तो हम टाइट्रेशन करते गए थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसका कलर जो है पिंक कलर में ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हारा ये फाइनल रीडिंग ये बची। तो इनिशियल रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग, उससे क्या पता चल जाएगा तुमको कितना वॉल्यूम तुम्हारा अननोन सोल्यूशन का यूज हुआ है। जो नोन सोल्यूशन था उसकी तुमको नॉर्मेलिटी पता है, उसका वॉल्यूम पता है, ठीक है। जो तुम्हारा अननोन सोल्यूशन है उसकी वॉल्यूम को तुमको पता चल गया कि कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, यानी तुम उसकी अब नॉर्मेलिटी क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 वेरिएबल है, यहाँ पे 3 क्या है, नोन है, एक अननोन है, तो अननोन तुम आराम से निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो तुमने अपने स्कूल में भी टाइट्रेशन परफॉर्म भी किया होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, नोट वी टेक द मल्टीपल रीडिंग्स अंटिल 2 रीडिंग्स विल इक्वल, ठीक है। जब तक 2 रीडिंग इक्वल नहीं आ जाती है तब तक हम मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लेते रहते हैं। तो पहले हमने लिया रीडिंग, तो यहाँ 12.5 आया, फिर 10.5 आया, फिर 9 आया, फिर 9 आया, तो 2 बार कॉन्जिक्यूटिव आ गया। अब हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो हम मान लेंगे तुम्हारा वी जो है अननोन सोल्यूशन का, वो मान लेंगे कि 9 ml, अगर मान लो ये ml होगा, ठीक है। अब देखो टाइट्रेशन बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो 3 टाइप्स के हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी 3 टाइप्स के दिए हैं, बट तुम्हारे एनसीईआरटी में प्रॉपरली अलग अलग क्लासीफाई नहीं कर रखा है, बट सब बता रखा है, ठीक है। तो तुम्हारे 3 टाइप के टाइट्रेशन कौन कौन से है, तुम्हारा पहला है एसिड बेस टाइट्रेशन, तुम्हारा दूसरा है रिडॉक्स टाइट्रेशन, तीसरा तुम्हारा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो एसिड और बेस टाइट्रेशन क्या होता है, तुम्हारा जब एक एसिड लोगे और एक बेस लोगे, ठीक है, उनको क्या करोगे, टाइट्रेट करोगे। तुमको पता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। अब वहाँ पे एसिड बेस है, ठीक है, तो उसके लिए जो तुम इंडिकेटर लोगे वो इंडिकेटर कैसा होना चाहिए, पीएच सेंसिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पीएच सेंसिटिव होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में दी है और पीवाईक्यू में भी पूछी गई है, ठीक है। तो जो एसिड बेस टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। जो हम
रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो तुम्हारे रिडॉक्स सेंसिटिव होते हैं, और जो तुम्हारा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसमें हम स्टार्च को हम यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ जो तुम्हारा पीएच इंडिकेटर है, तुमने फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस सोल्यूशन ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो हम फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस सोल्यूशन को हम एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। वही अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात करें तो वहाँ पे डाइफेनाइल अमाइन यूज करते हैं, या फिर कुछ सेल्फ इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे तुम्हारा KMnO4 हो गया। ठीक है, तुम्हारे क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर होता है, इनको हम रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज करते हैं। वही हम आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, स्टार्च यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक करके सारे डिटेल में देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले हम सारे के सारे इंडिकेटर्स देख लेते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है कि इंडिकेटर शुड बी चूजन सच दैट द कलर चेंज शुड बी फास्ट। ठीक है, तो हमको इंडिकेटर ऐसा चूज करना है कि तुम्हारा जो कलर चेंज हो बहुत फास्ट हो, मतलब जैसे ही तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन हो जाए उसका तुम अगर एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा डालो तुरंत उसको क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए। क्योंकि मान लो तुमने न्यूट्रलाइजेशन कराया, ठीक है, और तुम्हारा कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो गया, उसका पता चला तुमने 5 ml ऐड कर दिया तब कलर चेंज हो रहा था, तो तुम्हारी रीडिंग गलत हो जाएगी ना, तुम्हारा जो वॉल्यूम आएगा गलत आएगा ना। तो जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो तुरंत उसका कलर चेंज होना चाहिए, हमको ऐसा इंडिकेटर यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे इंडिकेटर एक बार लिख दिए कि कौन कौन से इंडिकेटर तुमको याद रखने जो तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, तो पहले तुमको लिटमस इंडिकेटर, तुमको पता है लिटमस सोल्यूशन क्या करता है, रेड रेड कलर शो करता है इन द एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू कलर इन द बेसिक सोल्यूशन। ये तुम क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, नेचुरल ओरिजिन होता है, नेचर से मिलता है, अगर नहीं पता तो जान लो, मतलब ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, बट फॉर नॉलेज। ठीक है, तो वही अगर बात करें फिनोप्थिलीन की, मिथाइल ऑरेंज की, या फिर मिथाइल रेड की, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, तीनों ये होते हैं सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्या होते हैं ये वीक एसिड। अब इनके कलर भी तुमको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। तुम्हारा जो फेनोप्थिलीन है उसका कलरलेस होता है इन द एसिडिक सोल्यूशन, एंड तुम्हारा बेसिक सोल्यूशन में करता है पिंक कलर शो। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, तो P फॉर फेनोप्थिलीन, P फॉर पिंक इन द बेसिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, कलरलेस होगा। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें या मिथाइल रेड की बात करें, ठीक है, देखो इसके ऐसे याद कर सकते हो कि तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज या फिर रेड की बात करें, ऑरेंज और रेड लगभग लगभग एक जैसे मतलब कलर होता है। ठीक है, तो तुम्हारा एसिडिक में क्या होगा, रेड होगा। तुम तो यहाँ पे मिथाइल में वाई आ रहा है, वाई आ रहा है, यानी तुम्हारा इसका क्या होगा, येलो कलर होगा। ठीक है, येलो येलो तुम्हारा बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, येलो कलर होगा। और एक और तुम्हारा इंडिकेटर है ब्रोमोथाइमोल। ठीक है, तो ये इंडिकेटर तुम्हारा दिया हुआ है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, बट इसका कलर नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, मतलब इसके अगर कलर तुमको नहीं भी याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तुमसे पूछा नहीं जाने वाला है, बट अगर याद करना चाहो तो इसको तुम याद कर लेना। ठीक है, तुम्हारा ऐसा याद कर सकते हो कि जो तुम्हारा लिटमस है वही तुम्हारा इसका कलर होता है बेसिक में, जो तुम्हारा इनका जो बेसिक में कलर होता है वही इसका एसिडिक में कलर होता है येलो। ठीक है, तभी ऐसे भी याद कर सकते हो। तो बी फॉर क्या हो गया, तो ब्लू हो गया इन द बेसिक, जैसे यहाँ पे पी फॉर पिंक था इन द बेसिक, जैसे यहाँ पे वाई फॉर येलो था इन द मिथाइल। ठीक है, तो तुम्हारा ये लिटमस, फेनोप्थिलीन, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड एंड ब्रोमोथार्मल, ये सारे के सारे क्या है, एसिड इंडिकेटर्स हैं। अब देखो तुमको पीएच रेंज भी इनकी पता होनी चाहिए। तो लिटमस है उसकी पीएच रेंज क्या होती है, 4.5 से 8.3 होता है। ठीक है, तुमको वैल्यू नहीं याद करनी है, पर तुमको आइडिया होना चाहिए कौन सा इंडिकेटर हम कब यूज करते हैं। तो तुम्हारा फेनोप्थिलीन है उसकी तुम्हारी पीएच रेंज क्या होती है, 8.2 टू 10 होती है। वही अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो उसकी पीएच रेंज 3.1 टू 4.4 होती है। वही अगर मिथाइल रेड की बात करें तो 4.4 टू 6.2 होती है। पीएच रेंज का क्या मतलब, पीएच रेंज का मतलब ये है कि जैसे तुम्हारा मान लो एक कोई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का तुम्हारा टाइट्रेशन तुम कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, जैसे तुम न्यूट्रलाइज करोगे, न्यूट्रलाइज हो गया, मान लो तुम पहले तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड था, तुम बाद में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अगर तुम बेस ऐड कर रहे हो तो उसका पीएच क्या होता है, अच्छा खासा होता है। यानी जब तुम्हारा जो बाद में सोल्यूशन होगा उसका पीएच क्या होगा, 7 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, यहाँ तुम देख सकते हो कि तुम्हारा ये 4.5 से लेके 8.3 रेंज है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, तुम टाइट्रेशन कर सकते हो, चाहे तुम स्ट्रॉन्ग बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करो, चाहे तुम स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ करो, या तुम वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करो। मतलब ये तो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड था, ठीक है, उसका तुम टाइट्रेशन कर रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो उसके बाद जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट होगा। एसिडिक सॉल्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पीएच रेंज काम करेगा। अभी कब का कैसे काम नहीं करेगा, देखो तुम्हारा यहाँ पे पीएच रेंज क्या है, 8.2 टू 10 है। ठीक है, 8.2 टू 10 मतलब क्या है, बेसिक सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एसिडिक होगा तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, तो ये कलर कब चेंज करेगा, जब तुम्हारा 8.2 से 10 के बीच में होगा तब ये पिंक कलर दिखाएगा। तो जैसे मान लो तुमने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्यूशन लिया, ठीक है, जो तुम्हारा पीआईक्यू में पूछा गया था कि कौन सा तुम्हारा इंडिकेटर है जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के लिए सुटेबल है। देखो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा, तुम उसको
जब तुम इनकी रिएक्शन कराओगे सॉल्ट बनेगा। जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट किसका होगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो वो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। लेकिन ये सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, या जो हमारी पीएच क्या होगा, 7 से ग्रेटर देन होगा। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, फिनोल्फथालीन को यूज कर सकते हैं। मगर हमने मान ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहाँ जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। सॉल्ट न्यूट्रल होगा यानी पीएच होगा अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास। इसीलिए क्या होगा, वहां पे तुमको कलर चेंज नहीं दिखने वाला, यानी तुम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये उतना अच्छा सो टाइट्रेशन नहीं करेगा। सिमिलरली तो अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होगा तो सॉल्ट बनेगा एसिडिक। सॉल्ट बनेगा एसिडिक तो तुम्हारा पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। पीएच अगर तुम्हारा 7 से कम है तब तुम्हारा क्या होगा, इसके लिए तो है ही नहीं, तब तो कलरलेस रहेगा, तो उसका कलर ही नहीं चेंज होगा। तुम चाहे जितना भी ऐड करते चले जाओ, टाइटेशन करते चले जाओ, जब तक कलर चेंज नहीं आएगा तब तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा एंड पॉइंट क्या है, या फिर बोले इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है। इसीलिए हम इसको यूज करते हैं जब तुम्हारा क्या होता है, सोल्यूशन बेसिक बन रहा होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड के लिए हम यूज करते हैं फेनोप्थलीन। ठीक है, अगर मेथाइल ऑरेंज की बात करें तो तुम ध्यान से देखो 3.1 से 4.4 है, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हुआ तो हम यूज करेंगे क्या, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल रेड पे भी तुमको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज ज्यादातर पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तुम्हारे दो इंपॉर्टेंट है, फेनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। तो लिटमस सोल्यूशन तो तुम क्लास 9-10 में पढ़ते हो, तो वो भी तो तुमको पता होना ही चाहिए। ठीक है, और तुम्हारा ब्रोमोथाइमोल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है। अब देखो तुम्हारा अगला इंडिकेटर है स्टार्च विद द आयोडीन। तो देखो क्या होता है, जब स्टार्च सोल्यूशन होता है, तो स्टार्च सोल्यूशन जब आयोडीन उसके पास आता है, I2 आता है, तो क्या कर देता है कि इंटेंस ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू। ऐसे याद रखो, जो तुम्हारा लिटमस वाला था वही तुम्हारा स्टार्च वाले का कलर होगा। ठीक है, तो इसका तुम्हारा ब्लू कलर है। एक और ब्लू कलर वाला तुमको दिखाऊंगा, डाइफेनाइल अमाइन। ठीक है, वो भी तुम्हारा ब्लू कलर शो करता है। ठीक है, तो तुम्हारा स्टार्च आयोडीन का ध्यान रखोगे, कैसा शो करता है कलर, ब्लू कलर। तो तुम्हारा ये हो गया किसके लिए, तुम्हारा आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए। तुम्हारा लास्ट है सेल्फ इंडिकेटर, ये तुम्हारा केमनोफोर होगा या फिर K2Cr2O7 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। ये तुम कहाँ कंपाउंड देखते हो, डी ब्लॉक में। ठीक है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, तो उसका क्या होता है, पर्पल होता है, या तुमको पिंक कहीं नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, तो तुम्हारा एसिडिक सोल्यूशन में पिंक होता है, तुम्हारा बेसिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अब तुम इसको ऐसे याद कर लो कि जो तुम्हारा फेनोप्थलीन होता है इसका जस्ट ये उल्टा होता है, और जो तुम्हारा K2MnO4 होता है उसका कलर ग्रीन होता है, ब्लॉक में है, तो उसको वहां तुमको याद करना ही पड़ता है। बट मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया ताकि तुमको मतलब हल्का से आ जाए। ठीक है, तो K2MnO4 क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये भी तुम्हारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ये तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होते हैं ये दोनों दोनों, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेल्फ इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, वही अगर K2CrO7 की बात करें तो तुम्हारा ये ऑरेंज होता है। ठीक है, जब भी तुम्हारा एसिडिक में होता है, तुम्हारा बेसिक में क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कलर तुमको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे एनसीईआरटी में दी है कि तुम्हारा ये केमनोफोर है, वो तुम्हारा सेल्फ इंडिकेटर है, कलर चेंज करता है, ये भी कलर चेंज करता है। ठीक है, बट हम सिर्फ और सिर्फ केमनोफोर को ही एज अ सेल्फ इंडिकेटर यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को एज अ सेल्फ इंडिकेटर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं यूज करते हैं अभी देखेंगे हम। तो तुम्हारा इसको हम इंडिकेट एज अ सेल्फ इंडिकेटर यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको हम यूज नहीं करते क्योंकि ये इंस्टेंट कलर चेंज नहीं शो करता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था कि तुमको एक ऐसा इंडिकेटर चूज करना है जो तुम्हारा क्या हो, इंस्टेंटली बहुत ही फास्टली क्या करे, कलर चेंज दिखाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं C6H5 का होल ट्वाइस NH, इसको क्या बोल सकते हैं, डाइफेनाइल अमाइन। तो डाइफेनाइल अमाइन को यूज करते हैं हम एज अ इंडिकेटर। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि तुम्हारा जो K2Cr2O7 है वो कलर चेंज करता है, बट उतना फास्टली वो नहीं कर पाता है, इसलिए हम डाइफेनाइल अमाइन एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो डाइफेनाइल अमाइन है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ये वर्ड बहुत अच्छे ध्यान रखना, तुमसे पीओक्यू में पूछा गया है। क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। कौन, K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और प्रोड्यूस करता है इंटेंस ब्लू कलर। ठीक है, तुम्हारा जो स्टार्च विद I2 भी ब्लू कलर देता है, और तुम्हारा ये भी जो तुम्हारा ब्लू कलर देता है। तुम्हारा लिटमस सोल्यूशन में क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन में ब्लू होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डबल स्टार लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि नॉट यूज एज अ सेल्फ इंडिकेटर बिकॉज द कलर चेंज इज नॉट इमीडिएट एट द एंड पॉइंट। ठीक है, तो कलर चेंज इमीडिएट हमको चाहिए होता है, वरना हमारी रीडिंग गलत हो जाएगी, इसीलिए हम इसको एज अ इंडिकेटर नहीं यूज करते हैं। देखो ये तुम्हारा फेनोप्थलीन का स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर है। तुमको याद करने की जरूरत नहीं, बट तुमको हल्का सा दिखा दिया ताकि तुमको आइडिया हो कि आखिर होता कैसा है फेनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। देखो होता क्या, तुम्हारा OH माइंस है। ठीक, तो OH क्या करेगा, हाइड्रोजन को उठाएगा, तो उसने इस OH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को उठा लेगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव का चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज इस पे आया, अब नेगेटिव चार्ज क्या जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस के लिए, तो यहाँ पे आएगा, वैसे इस बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, वैसे ये बॉन्ड तुम्हारा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड इधर जाएगा, अब कार्बन 5 बॉन्ड है तो बना नहीं सकता है, अब उसको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, जो तुम्हारा बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, मतलब जो तुम्हारा बॉन्ड पोलर होगा। ठीक है, पोलर बॉन्ड वन ये बॉन्ड को कर देगा ब्रेक, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके
निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी तुम्हारा फाइनली कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बनेगा, ठीक है, ऐसे, या ये तुम्हारा ऐसे ही रहा, ये तुम्हारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये तुम्हारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे तुम्हारा हो गया डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो बेंजीन था, ये तुम्हारा बेंजीन अब भी ऐसा ही है, ठीक है। ये तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ, और ये तुम्हारा ओ माइनस, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, इसका फाइनल स्ट्रक्चर। इसका ही कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है, ठीक है। अब तुमको मैंने ये बताया क्यों, तो यहाँ पे तुमको रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं है, ना ही तुमको उसको याद करने की जरूरत है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तुम्हारा जो मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है इन द बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्या होगा, H प्लस आएगा। अब H प्लस तुम आके वो यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इन द एसिडिक मीडियम। तो इसको भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको बस याद ये होना चाहिए कि तुम्हारा एक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम्हारा जो मिथाइल ऑरेंज होता है, जब हम क्या करते हैं बेस वर्सेस एसिड का टाइट्रेशन करते हैं। देखो बेस वर्सेस एसिड लिखा है, मतलब ये कि हम बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं विद द एसिड, मतलब कि हम एसिड हम क्या कर रहे हैं, बाद में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा बेस सारा का सारा खत्म हो जाएगा, एंड में जो तुम्हारा होने वाला है वो क्या आने वाला है, एसिड आने वाला है। देखो एंड में अगर एसिड आने वाला है, तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा बाद में क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। यही तुम्हारा कलर क्या देगा, रेड कलर देगा वो, ठीक है। और तुम्हारा क्या होगा, एक ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तुम ये देख रहे हो ना, ये चीज सिमिलर तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये चीज इसको बोलते हैं क्यूनोनाइज। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम्हारा बेस वर्सेस एसिड टाइट्रेशन में जब जब हम मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं तो वो तुम्हारा किस फॉर्म में होता है, तो वो था क्विनोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्विनोनाइज्ड फॉर्म होता है इन द बेसिक मीडियम में फिनोप्थलीन, और तुम्हारा जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो तुम्हारा एसिडिक मीडियम में होता है क्विनोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। वही अगर बात करें ये तुम्हारे फॉर्म, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, तो हम बेंजीन है इसलिए बोल देंगे हम बेंजेनॉइड फॉर्म, ठीक है। बोलेंगे बेंजेनॉइड फॉर्म, ठीक है। तुमको बस ये बात ध्यान रखनी है, बाकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर या फिर कहाँ पे अटैक करेगा क्या होता है उससे तुमको कोई भी लेना देना नहीं है। देखो अब हम एक एक टाइट्रेशन हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले तुम्हारा है एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होगा, तुम्हारा जो एट एंड पॉइंट ग्राम इक्वलेंट या फिर बोले कि मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल्स टू द मिली इक्वलेंट ऑफ बेस, ठीक है। जो तुम्हारा एसिड के मिली इक्वलेंट होगा तुम्हारा बेस के इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा जैसे मान लो 100 ml 0.1 मोलर H2SO4 था, ये तुम्हारा क्या था, नॉन सोल्यूशन था। जो तुम्हारा अननोन है, मान लो हमारा V1 ml को यूज हुआ, और तुम्हारा वो जो सोल्यूशन था जो अननोन था 0.1 मोलर NaOH था, ठीक है। तो वहां पे उसका बताओ कितना वो वॉल्यूम उसका यूज हुआ होगा। तो तुमको क्या करना है, N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट में जो तुम्हारा मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड होंगे इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ml में दिया है, और तुम्हारा यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी होती है वहाँ क्या होता है, स्टैंडर्ड का होता है, वो लीटर्स में लेते हैं, ठीक है। तो मिली में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट आएगा। ये सब चीजें तुमको मैंने पार्ट 4 में बहुत अच्छे से कराई है, वो पहले अच्छे से देख लेना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी तुमको नहीं, तुमको तो मोलारिटी पता है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, इंटू तुम्हारा वॉल्यूम V1 आ गया, N1 कर दो, यहाँ पे M1 कर दो, इक्वल्स टू यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मेलिटी हो जाएगा मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू V2। इसको मैं मान लेता हूँ V2, ठीक है। तो तुम्हारा M1 कितना है, 0.1 है, ठीक है। इसका एन फैक्टर कितना है, H2SO4 एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 H प्लस ये दे सकता है। इसका V1 कितना है, 100। यहाँ पे तुम्हारा M2 कितना है, 0.1, इसका नॉर्मल, इसका एन फैक्टर कितना है, OH तुम्हारा एक कुछ देगा तो 1 हो गया इसका एन फैक्टर। V फॉर वॉल्यूम V2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा V2 कितना आ गया, 200 ml आ गया, ठीक है। यानी ये तुम्हारा 200 ml यूज होने वाला है फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे ग्राम इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन है वो हमने पार्ट 4 में बहुत अच्छे से किए हैं। पार्ट 4 में हमने यही देखा था कि एन फैक्टर हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कैसे निकालते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो पार्ट जरूर अच्छे से देख लेना। अब देखो एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा जो हमारा सोल्यूशन दे देगा, तुम्हारे वहां पे 2-3 एसिड दे देगा या फिर 2-3 बेस दे देगा, बोलेगा बताओ फाइनल H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, यही बोलेगा बताओ कि फाइनल जो तुम्हारा सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, या फिर और जो कुछ वो पूछना चाहे वो पूछ सकता है, ठीक है। तो उस पर मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है कि हमने क्या लिया है, 100 ml। ये पूछ सकता है कि जो फाइनली होगी सोल्यूशन की उसकी मोलारिटी क्या होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम रिएक्शन कराएंगे, जो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा वो तो हट जाएगा, जो एंड में बचेगा उसी से हम H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, बेसिक होगा तो वहां से OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, या फिर जो भी हमसे पूछा है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। पहले पता करना है कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। बाद में बताया कि ऑल्सो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इफ द एसिडिक एंड OH माइनस इफ बेसिक, ठीक है। अगर एसिडिक हो तो H प्लस की कंसंट्रेशन पता करो, बेसिक हो तो OH माइनस की कंसंट्रेशन पता करो। तो तुमको क्या करना है, सबके मिली इक्विवेलेंट्स पहले निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ये 100 ml है, इसका मोलारिटी कितना है, 0.1 है। इसका एन फैक्टर HCl एक H प्लस देगा तो एन फैक्टर भी क्या है, 1 है। तो यहाँ से कितना आ गया, 10 आ गया मिली इक्विवेलेंट।
यहाँ पे तुम्हारा ये 200 इंटू 0.1 H2SO4 है, तो तुम्हारा एन फैक्टर 2 है क्योंकि 2 हाइड्रोजन देगा। यहाँ से तुम्हारा आ गया ये 40 में, तुम यहाँ कर देखो तुम्हारा ये 100 ml है, ठीक है, ये तुम्हारा 0.2 हो गया, तुम्हारा इसका एन फैक्टर क्या है 1 है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 20, ठीक है। तुम यहाँ पे करो तो ये तुम्हारा 300 ml है, इसकी मोलारिटी 0.1 है, इसका एन फैक्टर क्या होगा 2 होगा, ये तुम्हारा 2 हो गया, तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ गया 60। बाकी तुम्हारा क्या है 300 ml वाटर, यानी तुम्हारा जो सोल्यूशन है टोटल कितना है, देखो 100 200 300 400 700, यानी तुम्हारा 1000 ml तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनली हो जाएगा जब सबको क्या कर दो मिक्स कर दो, यानी तुम्हारा सोल्यूशन जो होगा 1 लीटर, ठीक है। अब ये तो वाटर है तो न्यूट्रल, ये तुम्हारा क्या है ये बेस है, और ये सारे के सारे क्या है एसिड्स है, ठीक है। ये तुम्हारा जो एसिड्स है वो उनके मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं तुम्हारे 70 है, ठीक है, 70 मिली इक्विवेलेंट है, ये तुम्हारे क्या है 60 मिली इक्वलेंट है बेस के। जब तुम्हारा इक्वल होगा तो तुम्हारा क्या होगा 100% रिएक्शन होगी, यानी अगर इसके 60 है तो इसके भी सिर्फ 60 ही यूज हो पाएंगे, ठीक है, जो कम होगा वही तुम्हारा पहले यूज हो जाएगा, यानी तुम्हारा 60 मिली इक्वलेंट इसके यूज हो जाएंगे तो तुम्हारा 60 मिली इक्वलेंट इसके भी क्या हो जाएंगे यूज होंगे, यानी बाद में बचेगा क्या 10 मिली इक्विवेलेंट बचेंगे किसके एसिड के बचेंगे, यानी फाइनल सोल्यूशन जो तुम्हारा होने वाला है वो क्या होने वाला है एसिडिक होने वाला है। अब एसिडिक होने वाला है, यानी हमको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मतलब क्या ऊपर तुमको चाहिए मोल ऑफ H प्लस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि तुम्हारा क्या है 1 लीटर है, तुमको पता है। अब हमको पता करने हैं मोल्स ऑफ H प्लस, 10 मिली इक्वलेंट का मतलब क्या 10 × 10⁻³ इक्वलेंट, ठीक है, मिली को मैंने हटा दिया तो इतने इक्वलेंट, ये तुम्हारा एक्चुअल में क्या होगा N1 × V1 की वैल्यू होगी, ठीक है, यानी मोल्स ऑफ H प्लस कितने आ जाएंगे 10 × 10⁻³ यानी तुम्हारा क्या आ जाएगा 10 × 10⁻³ या बोल सकते हैं 10⁻⁻², तुम्हारी क्या होगा कंसंट्रेशन होगी H प्लस आयंस की। तो अगर ये पार्ट तुमको समझ नहीं आया कि मैंने इसको मोल क्यों बोला, तो तुमको पहले पार्ट 4 अच्छे से देख लेना है, तब तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं बार बार वही चीज नहीं बताऊंगा। तो अगला तुम्हारा है रिडॉक्स टाइटेशन, तो रिडॉक्स टाइटेशन में क्या होता है कि एट एंड पॉइंट द मिली इक्वलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल्स टू मिली इक्वलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बताया इनिशियली द 40 ml of 0.1 molar KMnO4 is titrated with the 50 ml of 0.1 molar oxalic acid, ठीक है, हमने KMnO4 का टाइट्रेशन किया विद द ऑक्सैलिक एसिड, बोला कि द रिमेनिंग सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद द 0.1 मोलर KI, तो बताओ फाइनल वॉल्यूम ऑफ द KI कितना यूज होगा, ठीक है। मतलब पहले हमने KMnO4 का टाइट्रेशन किया विद द ऑक्सैलिक एसिड, उसके बाद भी हमारा कुछ पार्ट किसी चीज का या तो हमारा ऑक्सैलिक एसिड बच गया होगा या तो हमारा KMnO4 बच गया होगा, तो अब ऐसा बोल सकते हैं, बट तुमको पता है कि KMnO4 ही बचेगा क्योंकि KMnO4 क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड तो मतलब नहीं उसका टाइट्रेशन करने का, ठीक है, ये तुम अभी देखोगे KMnO4 ही बचा होगा, ठीक है, तो KMnO4 जो बच जाएगा उसका हम टाइट्रेशन करेंगे इसके साथ में, तो तुम्हारा बताना है कि तुम्हारा ये कितना इसका वॉल्यूम यूज होगा, ठीक है। तो पहले तुम मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 निकाल लो, KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट तुम्हारे कितने होंगे 40 × 0.1 इंटू एन फैक्टर, और एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारी यहाँ पे और क्वेश्चन में दी तुम्हारी क्या है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, भाई तुमको मैंने सारी रिएक्शन यहाँ नीचे लिख दी है कि कौन कौन सी रिएक्शन तुमको याद करनी है, ठीक है, तभी तुमको मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। एन फैक्टर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ऑक्सिलिक एसिड है वो तुम्हारा जाता है +3 से +4 में, बट वहाँ पे दो कार्बन एटम होता है, हमको पर मॉलिक्यूल देखना होता है, इसलिए इसका एन फैक्टर होता है 2, ठीक है। तो 50 × 0.1 इंटू 2, यहाँ तुम देख सकते हो कि यहाँ तुम्हारे मिलीक्यूलेंट कितने आ जाएंगे 20, और यहाँ तुम्हारे आ जाएंगे 10, ठीक है। पहले कौन एंड हो जाएगा देख रहे हो कि ऑक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा पहले ही एंड हो जाएगा, यानी इसके 10 मिली इक्वलेंट यूज हो गए। अब इसके अगर 10 यूज हुए तो इसके भी क्या होंगे 10 मिली इक्वलेंट ही यूज होंगे, क्योंकि तुम्हारी कंप्लीट जब रिएक्शन होती है तो मिली इक्वलेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी आउट ऑफ 20 का 10 मिली इक्वलेंट यूज हो गए, तुम्हारे अभी 10 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑफ के MnO4 क्या हो गए बच गए, ठीक है। अब जब करोगे कि आई के साथ तो आई जाएगा आई माइनस से I2 बनाता है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा -1 में था, ये तुम्हारा 0 में था, तो एन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे 1 हो गया था इस केस में, ठीक है, यानी तुम्हारा यहाँ पे 10 मिलीकूलेंट पता है इसके, ठीक है, तुम्हारा इसके भी क्या होना चाहिए 10 मिलीकूलेंट हो गया, तब तुम्हारा क्या होगा कंप्लीट रिएक्शन होगी, यानी वॉल्यूम मान लो V1 हो गया, ठीक है, इसकी मोलारिटी क्या है 0.1 है, इसका एन फैक्टर क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा वॉल्यूम क्या आ गया V1 = 10/0.1, यानी तुम्हारा क्या आ गया 100 ml, ठीक है। ये तुम्हारा 100 ml क्या होगा KI यूज होगा, जो बचा हुआ KMnO4 है उसको टाइट्रेट करने के लिए। तो देखो टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन अगर तुमको ये समझ नहीं आया कि मैंने सब क्या किया, तो पहले पार्ट 4 कंप्लीट अच्छे से देख लेना, तब तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। अगर तुमने पार्ट नहीं देखा है तो तुमको ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, तो वहाँ पे तुमको मैंने एन फैक्टर निकालना है, उससे बहुत सारे मैंने वहाँ पे PIQs भी कराए हैं। अब देखो तुम्हारा लास्ट है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो देखो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि सच टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड फॉर दोज सब्सटेंस व्हेन टाइट्रेटेड विद द एक्सेस KI लिबरेट I2, तो ये टाइट्रेशन हम
उन सब्सटेंस के साथ परफॉर्म करते हैं कि जब वो सब्सटेंस किसी भी एक एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, I2 प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो I2 प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो I2 जो प्रोड्यूस होगा उसको हम फिर टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट हाइपो सोल्यूशन। अब हाइपो सोल्यूशन क्या होता है, H2O3 2 माइनस। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, यूजिंग स्टार्च। ठीक है, स्टार्च एज अ इंडिकेटर का हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, तो रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होती है, जैसे तुम्हारा कॉपर है। ठीक है, ये रिएक्शन तुम्हारी क्या है, स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो कॉपर जो 2+ होता है, सच सब्सटेंस मतलब कॉपर 2+, तुम्हारा आयरन भी होता है, बट वहां तुम आयरन तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो तुमको सिर्फ क्या देखना है, कॉपर। तो कॉपर की रिएक्शन जब तुम करोगे आयोडाइड माइनस के साथ में, ठीक है, तो तुमको क्या मिलेगा, आयोडीन गैस मिलेगी, यानी CuI2 + आयोडीन गैस। ये रिएक्शन तुम्हारी D&F ब्लॉक में भी दी है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तुमको वहां भी पूछी जा सकती है, और तुम्हारी इसी का हम टाइट्रेशन में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी देखोगे जो तुम्हारी D&F ब्लॉक की रिएक्शन है वही हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं, इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन या फिर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो यहाँ तो ये +2 से जाता है, ये +1, मेरा दो कॉपर है तो यहाँ पे दो लगा लो, तो रिएक्शन ये बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे आयोडीन कितने को देखो, 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लो 4I- लगा दो, रिएक्शन क्या होगी तुम्हारी, ये बैलेंस हो गई। +2 जाता है +1 में, ठीक, और ये -1 से जाता है 0 में। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो I2 प्रोड्यूस होता है ना, उस I2 को हम टाइट्रेट करते हैं विद द H2O3 2 माइनस सोल्यूशन। इसको तुम बैलेंस करना हो कर लो, यहाँ पे तो 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो H2O3 है तो यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, ऑप्शन 6 हो गया, तो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं I2 के साथ, तो ये क्या हो जाता है, I- बनता है। मतलब देखो ये तुमने मान लो ये रिएक्शन करा ली। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, ये हम अपना स्टार्च ऐड करते हैं। स्टार्च ऐड कर देंगे, उसमें क्या हो जाएगा, एक इंटेंस ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर तुम्हारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, उसको हाइपो सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे तुम्हारा I2 रिएक्ट करके I- बनेगा, फिर से वो ब्लू कलर हटना जरूर हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर गायब हो जाएगा। तो जैसे ही तुम्हारा ब्लू कलर गायब हो जाएगा, हम बोलेंगे कि आ गया एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, एंड पॉइंट आ गया मतलब क्या होगी, तुम्हारी वहां पे कंप्लीट रिएक्शन इसकी और इसकी हो रही होगी, मतलब सारा का सारा I2 क्या हो गया, यूज हो गया। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं इन द आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। अगर तुमने पार्ट 1 देखा होगा ना, तो मैंने तुमको ये चीज बताई थी कि इसका नाम याद कर लेना, इसको क्या बोलते हैं हम, थायोसल्फेट। तो मैंने बताया भी था कि क्यों इसको थायोसल्फेट बोलते हैं। मैं तुमको ऑक्सीजन हटा के क्या लगाते हैं, सल्फर लगाते हैं, सल्फर के लिए फिर यूज करते हैं थायो, इसलिए क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट। ठीक है, इसको हाइपो सोल्यूशन बोला जाता है। तो यही वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एज सुन एज द I2 इज कंज्यूम्ड बाय द H2O3 2 माइनस, द कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब वो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, ब्लू बॉक्स में जितना भी लिखा है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना के इसको अलग से लिख लेना। तो पहले तुम्हारा क्या है कि जो I2 होता है वो इनसोल्यूबल होता है इन वाटर, बट सोल्यूबल इन CCl4। कहाँ लिखा हुआ है, P ब्लॉक में लिखा हुआ है, और ये तुम्हारा सिलेबस में तुमको मैंने P ब्लॉक में कराया है। ठीक है, इनसोल्यूबल होता है इसमें, बट फिर ये तुम्हारा KI में कैसे रिएक्शन कर पाता है, तो KI में क्या होता है ना, कि ये I3 के फॉर्म में रहता है। तो KI3 मतलब क्या, K+I3-। तुमने इसका स्ट्रक्चर बहुत बार देखा होगा कि पूछा गया है केमिकल बॉन्डिंग में, तुम्हारे पीओक्यूज में तुमने देखा होगा। ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा ये K+I3- के फॉर्म में रहता है आयोडीन। ठीक है, तो बात ध्यान रखना कि वो तुम्हारा वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, बट इन द प्रेजेंस ऑफ KI वो क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, क्योंकि वो KI जो होता है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके KI3 बना लेता है। तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, जो तुम्हारा ये भी क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा एक D ब्लॉक में लाइन लिखी हुई है ऑन द टाइट्रेशन की। ये जो हम टाइट्रेशन अभी पढ़ेंगे, अभी देखेंगे, मैं रिएक्शन तुमको दिखाऊंगा कि तुम्हारी जो टाइट्रेशन करते हैं वहाँ तुम्हारा एसिडिक मीडियम में करते हैं। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में करते हैं, मगर जब हम KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तब हम HCl का यूज नहीं करते हैं। अब HCl का यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हारा KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो Cl- को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर देगा, यानी तुम्हारी क्या हो जाएगी, उससे भी रिएक्शन होने लगेगी। बट टाइट्रेशन में तुम्हारी उससे रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर उससे रिएक्शन होगी तो तुम्हारा जो मेन जो कंपाउंड था जिसका टाइट्रेशन हम कर रहे थे, उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इन द प्रेजेंस of HCl, it is not performed because the chloride ion converted to Cl2, hence H2SO4 का हम यूज करते हैं KMnO4 के साथ टाइट्रेशन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो एसिडिक मीडियम है बस तुमको मीडियम प्रोवाइड करना चाहिए, वो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये हम तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो तुम्हारा KMnO4 होता है, ठीक है, K2Cr2 7 होता है, पोटेशियम डाइक्रोमाइड, ये सारे सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो तुम्हारा जो MnO4- होता है ना, वो तुम्हारा एसिडिक मीडियम में जाता है +2 में, +7 से जाता है कहाँ पे, +2 में। तुमको क्या रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, और तुम्हारा जो न्यूट्रल मीडियम होता है, या फिर बोले कि फेंटली बेसिक मीडियम होता है, तब ये जाता है +7 में। यहाँ पे है ही, ठीक है, +7 से जाता है ये +4 में। +4 में कैसे, तो ऑप्शन पे हमारे 2 का जाए, 2 2 -4, इसका मतलब क्या होगा, +4, यानी बनाता है क्या, MnO2। वही अगर तुम्हारा बेसिक मीडियम होगा तो ये +7 से जाता है
6 में। अब ये जो दो हैं ये हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं, ये रिएक्शन तुम्हारी डी ब्लॉक में दी है, इसलिए मैंने ये भी तुमको क्या करी है बता दिया, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन तुम्हारे डी एन ब्लॉक में सिलेबस में है, तुमको पता होनी चाहिए, तो इनका ही यूज हम टाइट्रेशन में भी करते हैं। तो यहाँ पे MnO4 माइनस अगर बैलेंस रिएक्शन लिखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन 4 है, यानी क्या लगाएंगे, 4H2O लगाएंगे। 4H2O लगाने क्या होगा, 8H+ होगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं ना एन इलेक्ट्रॉन मेथड में। अब यहाँ क्या करो, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, तो यहाँ पे 8+ का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे +7 है, यहाँ पे ओवरऑल +2 है, बोथ साइड क्या होना चाहिए, +7 होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारा मास भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। सिमिलर देखो यहाँ पे क्या है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन, यानी क्या लगा दो यहाँ पे 2H2O, ठीक है। तो बैलेंसिंग तुमको आती होगी। और यहाँ पे 2H2 है, तो यहाँ क्या हो गया, 4H+ हो गया, ये तुम्हारा न्यूट्रल है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं। यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 4 है, यहाँ तुम्हारा माइनस का नहीं, ओवरऑल क्या है, प्लस का 3 है, तो यानी जीरो करना है तो क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। सिमिलरली वो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, -1 का चार्ज है, तुम्हारा -2 का चार्ज है, नहीं क्या करो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर दो, ठीक है। तो तुम्हें क्या हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई, चार्ज बैलेंस हो गया, एटम्स बैलेंस हो गए, और तुम्हारा मास बैलेंस हो गया। पहले तो ये 3 रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होना चाहिए, तीनों की तीन तुम्हारे डीएनए ब्लॉक में है, ये तुम्हारे टाइट्रेशन में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ऊपरली रिएक्शन का, ठीक है। बट इस पे भी तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ एन फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे +7 से गया है +4 में, यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या है, इसका एन फैक्टर है 3, यहाँ तुम्हारा गया +7 से +2 में, तो इसका एन फैक्टर क्या है 5, इसलिए तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने भी कैमरा वाले क्वेश्चन में एन फैक्टर 5 यूज किया था। यहाँ तुम्हारा +7 से +6 में गया, यहाँ एन का फैक्टर क्या है, इसका 1 है। अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन ऐसे पता कर सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। वही अगर बात करें K2Cr2O7 की, ठीक है, तो वो एसिडिक मीडियम में जाता है कहाँ से, +6 से +3 में। तो यहाँ पे +6 में तो 7 ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 7 2 14, माइनस का 14, बट यहाँ पे -2 ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस का 12 बचेगा, -2 का 12 बचेगा नहीं, इस पे क्या होगा चाहिए, +12 होना चाहिए, इस पे का +12 होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 क्रोमिन नहीं, एक क्रोमिन भी कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस को तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, इसलिए क्या लगा दो 7H2O लगा दो, क्योंकि एसिडिक मीडियम में है, ठीक है। अब अगर वो 7H2O लगाए, नहीं कि यहाँ क्या करना पड़ेगा, 14H+ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रोमियम को भी बैलेंस करो, तुम्हारा क्या होगा, 2 क्रोमियम हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या है, +6, तुम्हारा प्लस का 14, माइनस का 2, क्या है प्लस का 12, ठीक है। बोथ साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारी क्या होगी, बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन होगी, ठीक है। अब तो ये तुम्हारे होता क्या है, ये तुम्हारे होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। तो अब वही देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, Fe2+ है। अब तुमको पता है Fe जो होता है आयरन होता है +2 होता है, या तो +3 होता है, यानी अगर वो +2 में हुआ, ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग, यानी इसके क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, यानी Fe2+ को कहाँ भेज देंगे, Fe3+ में, ठीक है। तो ये अभी मैं लिख रहा हूँ इधर, जो ये जो है ये एसिडिक मीडियम में, अगर एसिडिक मीडियम में नहीं खुद कहाँ जाएंगे, वो +7 से +2, ठीक है, इसको कर दिया इसने +3 में कन्वर्ट। अब दो C2O4 2- है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ऑक्सिलेट आयन है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, ऑक्सिलेट क्यों, क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो दोनों, ठीक है। तो क्या बताएगा देखो, C2O4 2-, ठीक है, इसलिए तुम्हारे इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट आयन। अब यहाँ पे तुम्हारा कार्बन किस में होता है, +3 में होता है। तुमको मैंने सारे ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से निकाल के दिखाते हैं, तुमको मैं बार बार डिटेल में निकाल के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। +3 से कहाँ जाएगा, ये +4 में, ठीक है। कार्बन तुम्हारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम +4 हो सकता है, +3 से क्या कहाँ भेजो, +4 में। तुमको पता है कि +4 में जाएगा, ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाना है, तो कौन सा कंपाउंड होता है, CO2, इसलिए कन्वर्ट हो जाता है ये CO2 में, ठीक है, जब तो रिएक्शन होती है MnO4 के साथ में। H2O2 है, अब H2O2 को क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। अब H2O2 तो हमको पता है ऑक्सीजन था -1 में, यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन होता है +1 में। अब हाइड्रोजन ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, +1 से ऊपर जा नहीं सकता, यानी कौन चेंज होगा, ऑक्सीजन चेंज होगा, -1 में है। अब उसका क्या करा दो, ऑक्सीडेशन कराओगे, -1 से कहाँ जाएगा, 0 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाता है, O2 गैस बन जाती है, प्लस तुम्हारा H+ कितने हो जाएंगे, तो H+ हो जाएंगे, तुम्हारा क्या होगी, H2O2 का ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये भी, इसके भी चांसेस बहुत कम है पूछे जाने के, क्योंकि तुम्हारा ये कहाँ दिया हुआ था, हाइड्रोजन चैप्टर में दिया हुआ था ये रिएक्शन पूरी, ठीक है, जो कि अब सिलेबस में नहीं है, तो बहुत कम चांसेस है पूछे जाए, बट तुमको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि सिंपल है तो कोई टफ भी नहीं, तो सबसे ज्यादा तुमसे पूछा जाएगा ये Fe2+ वाला, और तुम्हारा ये ऑक्सिलेट आयन वाला, ठीक है। बाकी मैं तुमको यहाँ पे सारे इसलिए बता दी ताकि तुम्हारे डीएनए ब्लॉक का चैप्टर का जो रिएक्शन है काफी हद तक तुम्हारी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NO2- है, अब तुमको पता है
CO2 माइनस है तुम्हारा यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होता है, +3 में होता है। अब नाइट्रोजन +3 में है, ठीक है, नाइट्रोजन +3 से कहाँ जाएगा, और ऑक्सीडाइज करोगे, और ऑक्सीडाइज करोगे हमेशा +2 होता है, यानी जो +1 होगा या तो +3 होगा तो +5 होगा। +5 में तुम्हारा क्या होता है, तुमको पता है ये क्या है, नाइट्राइट आयन है। तो नाइट्राइट का ऑक्साइड करोगे क्या होगा, नाइट्रेट आयन बनेगा, तो तुम्हारा क्या बनेगा, ये NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, NO3 माइनस, ठीक है। वही अगर आयोडाइड माइनस होगा, क्लोराइड माइनस होगा, ब्रोमाइड माइनस होगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1 में है। ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 मतलब क्या, ये तुम्हारा I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन होगा तो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे, तुम्हारा SO3 माइनस है, सल्फाइड है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तुम्हारा S2 माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ सल्फर में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, बट ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। इसको -2 से बस 0 भेज दिया, मतलब ऐसा नहीं कि इसको +1 +2 या +3, मतलब ये SO3 बना देगा या फिर SO4 -2 मैथ में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये नहीं होता, हल्का मतलब ऐसा तुमको करना है, बस अपने से जस्ट बाद वाला करना है। तो ये -2 है, -2 से कहाँ जाएगा, 0 में जाएगा, तो यहाँ पे -1 से कहाँ गया, 0 में गया, इसका यानी यहाँ पे IO3 माइनस बना देगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, एसिडिक मीडियम में उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। तुमको क्या दिख रहा है, बस अपने से जस्ट बाद वाला कंपाउंड वो फॉर्म कर देगा। तो अब तुम्हारी कोई भी रिएक्शन आएगी तुम आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुमको बैलेंसिंग करनी है तो आराम से बैलेंस कर सकते हो। और एक चीज और, तुम्हारी ये जो C2O4 माइनस रिएक्शन होती है, तुम्हारी होती है 60 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोलेंगे 333 केल्विन पे। वही तुम्हारे इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तब हम टेम्परेचर नहीं यूज करते हैं। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन PIQ में पूछा गया कि इसके साथ रिएक्शन कराते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे, बट आयरन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हम टेम्परेचर नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर पे कराएंगे तो तुम्हारा आयरन है उसको, जो तुम्हारा नेचर में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अगर वो ऑक्सीडाइज कर देगा तो हमको एक्चुअली पता नहीं चल पाएगा कि कितने Fe2+ है। इसलिए हम क्या कराते हैं, ये लो टेम्परेचर पे कराते हैं, मतलब इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं, ये हम कराते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, ये तुम्हारे PIQ में पूछा गया है। वही अगर बात करें न्यूट्रल मीडियम में या फिर फेंटली बेसिक मीडियम में, तुम्हारा जो I- होता है, ठीक है, वो तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है IO3-। अब ये रिएक्शन तुमसे टाइट्रेशन में नहीं पूछेगा, बट ये DNF ब्लॉक की रिएक्शन है, इसलिए मैंने तुमको सारी रिएक्शन करा रहा, तो मैंने सोचा ये भी तुम्हारी बता देता हूँ तुमको। फिर तुम्हारा जो S2O3 है उसको भी कन्वर्ट कर देगा किसमें, SO4 ठीक है। तो उसमें तो सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है इसको। वही लिखा कि इन द न्यूट्रल मीडियम तुम्हारा जाता है +7 से +4 KMnO4, तुम्हारा बेसिक मीडियम में तुम्हारा आ जाएगा +7 से +6, ठीक है। तुमको मैंने सारी रिएक्शन ऑलरेडी बता दी। और तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है मोर सॉल्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, FAS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मतलब क्या, फेरस, F फॉर फेरस, A फॉर अमोनियम, S फॉर सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये तुम्हारा कॉन्डेंसेशन कंपाउंड में तुमको एक कंपाउंड देखने को मिलेगा, तो क्या होता है, FeSO4 NH4 का होल टू SSO4.6H2O। तुमको बस ये 6H2O अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये तुम रात में लिख सकते हो, तुमको पता है फेरस मतलब Fe2+ होगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा। अब अमोनियम पे होता है +1 का चार्ज, इसका मतलब क्या होगा, NH4 का होल टॉइस आएगा, SO4.6H2O, ठीक है। तो इसका जब रिएक्शन कराएंगे हम KMnO4 के साथ, तो तुम्हारा ये Fe2+ कहाँ चला जाएगा, Fe3+ में, ठीक है। तो इसकी भी टाइट्रेशन की रिएक्शन तुम्हारी क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा कौन है, Fe2+ वाला और C2O4 वाला ऑक्सीडेट आयन, और तुम्हारा एक क्या, I- पे रिएक्शन ज्यादातर पूछी जाती है, जो कि तुम्हारा क्या है, एसिडिक मीडियम वाली, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम वाली तुम्हारी रिएक्शन नहीं पूछी जाती है, ठीक है। और अगर बात करें K2Cr2O7 की, तुमको बता चुका हूँ ये +6 जाता है +3 में, ठीक है। यहाँ तुम्हारी जो रिएक्शन होगी ये भी तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो Fe2+ को किस में कन्वर्ट करेगा, Fe3+ में। I- को किस में कन्वर्ट करेगा, I2 में। सिमिलर तुम्हारा H2 ऐसा, यार तुमको पता है ये +1 में, तुम्हारा -2 में है, ठीक है। अब ये +1 से और ज्यादा ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, इसका ऑक्सीडाइज किसको करेगा, इसको तो S2- को कन्वर्ट कर देगा किसमें, सल्फर में, S तुम्हारा 0 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा SN2+ है, तो SN2+ ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाएगा, SN को तुमको पता है +4 भी पॉसिबल हो, तो SN2+ से कहाँ जाएगा, SN4+ में। बस तुमको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अब तुम्हारी K2Cr2O4 एंड KMnO4 के साथ कोई भी रिएक्शन आएगी तुम आराम से क्या कर जाओगे, लिख सकते हो, ठीक है। तो सिमिलर देखो तुम्हारा एक और रिएक्शन है H2O2 के साथ। देखो H2O2 है, उसका दोनों नेचर होता है, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होता है, उसका रिड्यूसिंग नेचर भी होता है, मतलब वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव कर सकता है एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता है -1 में। अब अगर -1 का है तो ये तुम्हारा -1 से 0 भी जा सकता है, और तुम्हारा -1 से तुम्हारा ये -2 भी जा सकता है। अगर -2 में गया तो मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, यानी ये एक एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर तुम्हारा 0 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब तब ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो KMnO4 क्या होता है, ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू H2O2, इसलिए H2O2 को क्या कर देता है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे तुम्हारा
H2O2 हो जाता है ऑक्सीडाइज, मतलब ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है। बट जो तुमने अगर Fe2+ का रिएक्शन कराई H2O2 की, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहता है, H2O2 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है और Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा। Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा मतलब क्या बनेगा, Fe3+, ठीक है। और जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो तुम्हारा OH माइनस के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी तुम्हारी हाइड्रोजन चैप्टर में पहले दी गई थी, ठीक है। तुम्हारा ये पहले में क्वेश्चन है। और ये तुम्हारा रिएक्शन कहाँ दी, ये हाइड्रोजन चैप्टर में दी थी, बट हाइड्रोजन चैप्टर तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है, तो बहुत कम चांस है इसके पूछे जाने के। बट तुमको पता होना चाहिए, मतलब थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल सी बात है। तो फिर तुम्हारा ओजोन हो गया, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, HNO3 होता है, ये क्या होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। मैं तुमको बस ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्यों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तुमको पता है, H2SO4 किस में होता है, यहाँ पे +6 में होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन तुम्हारा क्या है, +5, यानी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट में। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या जाना चाहेंगे, लोअर जाना चाहेंगे। अब लोअर जाएंगे तो मतलब खुद का होगा रिडक्शन। अब खुद का रिडक्शन होगा, दूसरों का करेंगे ऑक्सीडाइज, यानी क्या होंगे, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन के साथ भी रिएक्शन तुम्हारी पी ब्लॉक में थी, जो कि तुम्हारे अब जेएमएस के सिलेबस में नहीं है, बट एडवांस के सिलेबस में तुम देखो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया था कि तुमको जनरली जो तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं वो तुमको पता चल जाए। देखो ये एनसीईआरटी में एक लिमिटेशन लिखी है, मान लो तुमसे पूछ सकता है कि लिमिटेशन यहाँ पे क्या लिखी होगी। लिमिटेशन क्या है, जो प्रेजेंट टाइम में ना ऑक्सीडेशन को एज अ डिक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम भी देखा गया है, और जो तुम्हारा रिडक्शन है वो तुम्हारा इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द एटम भी देखा गया। मतलब ये तुम्हारा इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा अराउंड द एटम, मतलब क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तुम्हारा सेम चीज है, बट थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज में इस फॉर्म में लिखा कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो, कभी कभी थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो हम क्या बोल देंगे, उसको रिडक्शन बोल देंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है तो हम क्या बोल देंगे, उसको ऑक्सीडेशन बोल देंगे, ठीक है। वही तुम्हारी चार्ज वाली सेम चीज है, तो वही लिखा हुआ है कि द कंप्लीट ट्रांसफर डज नॉट अकर इन द रियल लाइफ ऑलवेज, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नहीं होता है, बट फॉर सिंपलिसिटी हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका लिमिटेशन है। अब दो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा तुमको बता देते हैं, बाकी तुम क्या करोगे खुद से कर सकते हो, ठीक है। दो KMnO4 है, अब इसकी रिएक्शन कराई तुमने फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ है, ठीक है। तो जब KMnO4 तुमको पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या तुम्हारा Fe2+ में है, तो बाद में तुम्हारा क्या हो जाएगा, Fe3+ में। तुमको पता है ये Mn+7 है, यहाँ जाएगा ये +2 में, ठीक है। ये +2 में गया तो तुम्हारा यहाँ पे सल्फेट आयन होंगे यहाँ, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, MnSO4, Mn का सल्फेट बन गया। Fe2+ में है तो Fe कहाँ जाएगा, +3 में जाएगा, देखो इसलिए Fe2SO4 ये तुम्हारा होल थ्राइस आएगा, कोई Fe होगा +3 का चार्ज, इस पे -2 का चार्ज, देखो 2 3 इधर आएगा, ठीक है। SO4 का होल थ्राइस बनेगा, और तुम्हारा जो अमोनियम सल्फेट है वो अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन होना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वही तुम्हारा जो पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम वो भी बना लेगा, K2SO4 बना लेगा। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। ये तुमको रिएक्शन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और इस रिएक्शन को तुमको बैलेंसिंग भी आनी चाहिए। तो बैलेंसिंग वाले मेथड से इस रिएक्शन को तुम क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, Fe2+ विद H2O2 एंड KMnO4 विद H2O2। तो वो Fe2+ है, H2O2 के साथ यहाँ पे H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, Fe2+ को कन्वर्ट कर देगा Fe3+ में, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH- में, ठीक है। बट देखो यहाँ पे अभी चार्ज बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, चार्ज भी दोनों साइड बैलेंस होगा। तो इधर भी +4 का चार्ज है, इधर भी +4 का चार्ज है, जिसमें क्या हो गई, बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। और भाई अगली रिएक्शन है MnO4-, ठीक है, उसकी रिएक्शन H2O2 के साथ। तो H2O2 क्या करेगा, तो MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, और प्लस तुम्हारा जो MnO4 है वो Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तुमको ओवरऑल रिएक्शन पता है, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस करके देखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 5 6H+ आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 8H2O आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ तुम्हारा आएगा 5O2, ठीक है। तो ये तुम्हारी ओवरऑल बैलेंस्ड रिएक्शन होने वाली है। रिएक्शन बैलेंसिंग मेथड से तुम क्या कर सकते हो, उसको बैलेंस कर सकते हो, चाहे तुम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जाओ उससे बैलेंस कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना चाहो उससे बैलेंस कर सकते हो, या फिर तुमको मैंने तीसरा मेथड सिखाया था पार्ट 4 में, ग्राम इक्विवेलेंट वाला मेथड, उससे भी तुम क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। अब देखो हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी ये जो तुमको मैंने रिएक्शन बताई, यही रिएक्शंस पूछी गई थी, ठीक है। तो ये तुम्हारी रिएक्शन दी है हाइड्रोजन चैप्टर में। तो अब ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना पूछे, यहाँ तुमसे पूछा था कि यहाँ पे तो एक्स वाई, ठीक है, इस रिएक्शन में, उस रिएक्शन में XYZ का समेशन क्या होगा। यहाँ तुमको क्या चल रहा है, देखो 2+2+2+5+8, ठीक है। तुम्हारा 8 2 10 5 15 4 19, तो इसका 19 क्या था, आंसर था ये, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो ये क्वेश्चन था 2019 का, कि इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीलेट विद द पर मैग्नेट इन द एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज।
तो तुमको बताना कि तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो इसीलिए तुम्हारे देखो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन पूछ लिए, तो कभी इलेक्ट्रॉन पूछता है, फिर कभी एन फैक्टर पर पूछता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो C2O4 2 ये क्या होता है, ऑक्सीडेट आयन होता है, वो कन्वर्ट होता है CO2 में, तुमको ये बात पता है, ठीक है। अब पहले क्या करते हैं, हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तुम्हारी क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, उसको बैलेंस करो तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2CO2 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा हो गया मास बैलेंस। अब करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी हो गए 4 ऑक्सीजन। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, -2 का चार्ज है। अब यहाँ पे अगर -2 का चार्ज है तो यहाँ भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, इधर भी -2 का चार्ज होना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा अगर एक C2O4 2 का मॉलिक्यूल होगा तो तुम्हारे 2 CO2 बनाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। बट उसने पूछा था कि एक मॉलिक्यूल CO2 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 मॉलिक्यूल CO2 के लिए हमको अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए ए क्या होगा, इसका आंसर होगा। बस उसने तुमसे सिंपल इलेक्ट्रॉन पूछे थे कि कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे चाहिए होंगे। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ पर मैग्नेट विद द थायोसल्फेट द चेंज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज अकर बाय द वैल्यू 3, ठीक है। बोला कि जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 से चेंज हो जाता है। तो आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा मीडियम कैसा होगा। तुम्हारा ये जो तुम्हारा Mn है, तुमको पता है पोटेशियम पर मैग्नेट में तुम्हारा Mn होता है +7 में। अब वो +7 से वो ऐसा चेंज हो रहा है कि तुम्हारा 3 का चेंज आ रहा है। अगर 3 का चेंज आ रहा है मतलब वो +7 से कहाँ जा रहा होगा, +4 में। तो प्लस के 4 में कब जाता है, तुम्हारा सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर बोले कि फेंटली बेसिक होता है। तुम्हारा ऑप्शन देखो कौन कौन से है, देखो एक्वस एसिडिक तो बिल्कुल नहीं, एक्वस न्यूट्रल तो तुम्हारा क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है। एसिडिक और न्यूट्रल दोनों में होता है, नहीं, गलत बात है। तो तुम्हारा एसिडिक एंड फेंटली अल्कलाइन भी गलत है। अगर बोलता है फेंटली अल्कलाइन एंड न्यूट्रल तो दोनों क्या होते हैं, सही होते हैं। और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो सिर्फ न्यूट्रल वाला क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है। तुम्हारा जनरल क्वेश्चन था सिंपल। और अगला क्वेश्चन है कि इन द अल्कलाइन मीडियम द रिडक्शन ऑफ द पर मैग्नेट एनायन इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। जब तक बेसिक मीडियम ना बोले तब तक तुम उसको +7 से +6 में मत ले जाना, ठीक है। तो तुम्हारे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तुम्हारे न्यूट्रल मीडियम या फिर तुम्हारे एसिडिक मीडियम वाले ही पूछे जाते हैं, बेसिक मीडियम वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी रिएक्शन जो है वो तुम्हारी फ्रेंटली अल्कलाइन या फिर बोले न्यूट्रल या फिर एसिडिक मीडियम वाली ही दी है, ठीक है। तो तुम्हारा जो +7 से जो तुम्हारा MnO4- है वो चला जाएगा तुम्हारा +4 में, ठीक है। +4 में गया। अब क्या करो, रिएक्शन को तुम बैलेंस करो। तुमको पता है यहाँ पे कहा जाता है, क्या बनाता है, MnO2 बनाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 इधर है, इधर 2 है, तो इधर क्या लगेगा, 2H2 आ जाएगा। अब 2H2 आ जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे 4H+ आ गया। तो ओवरऑल चार्ज कितना है, +4। मैं समझ नहीं, ओवरऑल प्लस का 3 है, इधर तुम्हारा क्या है, 0 है। यानी इधर भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, 3 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो तुम देख सकते हो क्या पूछता है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व वो पूछता है क्वेश्चंस में। तो देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला है द KMnO4 इज टाइट्रेटेड विद द फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। उसने फॉर्मूला पूरा ऑलरेडी क्या कर दिया, खुद ही बता दिया है। कभी कभी ये मोर सॉल्ट भी बोल देता है, तो मोर सॉल्ट भी क्या होता है, यही होती है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, एसिडिक मीडियम में तुम्हारा क्या हो रहा है, एडिशन करना है। तो बताओ कि कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे फॉर द 2 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4। अगर तुम्हारे 2 मॉलिक्यूल होंगे KMnO4 के, तो बताओ वाटर कितने प्रोड्यूस होंगे। तो तुमको सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो पहले तुम्हारा ये हो गया KMnO4, ठीक है। तुम्हारा फेरस अमोनियम सल्फेट मतलब क्या है, FeSO4, देन तुम्हारा NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तुमको पता है एसिडिक मीडियम है इसलिए +H2SO4, ठीक है। तुमको पता है एसिडिक मीडियम है तो तुम्हारा Mn जाएगा +7 से +2, यानी जाएगा MnSO4 बनाएगा, ठीक है। तुम्हारा जाएगा +2 से +3 में, इसलिए तुम्हारा क्या बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। और तुम्हारा जो अमोनियम सल्फेट है वो तुम्हारा ऐसे ही रहने वाला है। प्लस तुम्हारा इसके अलावा प्रोड्यूस होगा पोटेशियम है, तो यहाँ बनेगा पोटेशियम का सल्फेट। और तुम्हारे प्लस यहाँ पे वाटर आएंगे, तो मान लेता हूँ मैं एक्स कुछ वाटर आएंगे, वही वाटर हमको पता करना है। तो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि दो रिएक्शन को बैलेंस मालूम कर लेंगे। तो यहाँ तो ये वाटर ये निकलेंगे जो तुम्हारे इनकी रिएक्शन से प्रोड्यूस होंगे, और जो ये वाटर होंगे एज इट इज तुम्हारे रिएक्शन में देखने को मिलेंगे। तो हम पहले करते हैं रिएक्शन को बैलेंस, ठीक है। तो जो तुमको मैंने एक ग्राम इक्विवेलेंट वाला मेथड बताया ना बैलेंसिंग का, पहले हम वो ट्राई करके देखते हैं क्या उससे हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं इजीली। तुमको मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है 1 है, अगर यहाँ पे मैं 1 मान लूंगा तो यहाँ पे क्या मानूंगा, एक्स, तुमको मैंने ऐसे दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 है, तुम्हारा बताइए +7 से गया है +2 में, यानी तुम्हारा यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, 5 है, यानी 1 × 5 = x। यहाँ पे तुमको पता है +2 से गया है +3 में,
तो यहाँ पे तुम्हारा एन फैक्टर क्या है 1, यानी तुम्हारा यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, यानी अगर ये 1 है तो ये तुम्हारा कितना होगा 5 होगा। ये तुमको कंफर्म से पता है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। बट वो यहाँ पे उसने 2 मॉलिक्यूल के लिए बोला था, इसलिए यहाँ पे हम पहले क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, नहीं अगर ये हमने 2 किया तो तुम्हारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, यानी तुम्हारा ये 2 अगर हमने कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10 FeSO4 है, यानी यहाँ भी क्या होना पड़ेगा 10 आयरन होने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमने 2 फिक्स कर दिया। ये 2 फिक्स हो गए मतलब ये तो चेंज हो नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे 10 हो गया मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 टू 10, ये भी तुम्हारा आयरन क्या हो गया बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या हो गया 2 Mn हो गया, ये भी क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। तुमको यहाँ पे 2 पोटेशियम पता नहीं, यहाँ भी क्या हो सकता है 2 पोटेशियम नहीं, ये भी क्या हो गया फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। यहाँ पे देखो 10 लगाया नहीं है तुम्हारा, क्या कर लो यहाँ पे 10 अमोनियम सल्फेट कर लो, तो ये भी क्या हो गया देखो फिक्स हो गया, क्योंकि ये तो चेंज नहीं करने सकते, उसको चेंज किया तो तुम्हारा अमोनियम चेंज हो जाएगा, तुम्हारी रिएक्शन क्या हो जाएगी अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो बचा तुम्हारा H2SO4, हमको वो देखना कि यहाँ पे कितना H2SO4 आने वाला है। तो कोई यहाँ पे 10 सल्फेट आयन इधर है और 10 यहाँ पे इधर है, ठीक है। तुम्हारे कितने हैं 20 हैं तुम्हारे SO4। तो इधर कितने हैं तुम्हारे, देखो 2 यहाँ से हैं, ठीक है। तुम्हारे 5 3 15 तुम्हारे यहाँ से हैं, प्लस तुम्हारा 10 तुम्हारे सल्फेट आयन यहाँ से है, प्लस तुम्हारा एक सल्फेट आयन यहाँ से है। तुम्हारे टोटल कितने हो गए देखो 15 प्लस 10 25 26 20, यानी इधर तुम्हारे कितने हैं 28 सल्फेट आयन है, इधर कितने हैं 20 हैं, 8 सल्फेट आयन इधर। तो यहाँ पे कितने H2SO4 होंगे 8 H2SO4 होंगे। अब यहाँ पे अगर 8 H2SO4 होंगे तो यहाँ पे वाटर कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे 8 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे बाय दिस रिएक्शन। तो 8 वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारे रिएक्शन के जैसा है, और तुम्हारा ये 10 फॉर्मूला जो है, मतलब यहाँ पे तुम्हारे 10 6 60 वाटर मॉलिक्यूल ये वाले मिलने वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हारा ये 60 और प्लस 8 तुम्हारे कितने हो गए 68 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो तुम अन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना चाहो तो उससे भी बैलेंस कर सकते हो, तुम रिडॉक्स नंबर मेथड से करना चाहो तो उसका कर सकते हो, बट मैंने ये मेथड कौन सा लगाया है ग्राम इक्विवेलेंट वाला मेथड, जो तुमको मैंने पार्ट 4 में सिखाया है। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज द मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच, तुम्हारा 1 मोल क्या है FeC2O4 है, तुम्हारा 1 मोल Fe2C2O4 होल थ्राइस है, तुम्हारा 1 मोल FeSO4 है, प्लस तुम्हारा 1 मोल Fe2SO4 3 है इन द एसिडिक मीडियम। बताओ कितने तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 लगने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं किससे हमको क्या मिलने वाला है। तुम्हारा अगर ये 1 मोल FeC2O4 है, यहाँ तुमको मिलेगा 1 मोल Fe2 प्लस, ठीक है। और तुमको मिलेगा क्या 1 मोल C2O4 2 माइनस, यहाँ से तुमको मिलेगा 2 मोल ऑफ Fe3 प्लस, प्लस तुमको मिलेगा 3 मोल ऑफ C2O4 2 माइनस, ठीक है। यहाँ तुम्हारा 1 मोल अगर ये होगा कंपाउंड तो 3 तुम्हारे इसके मिलेंगे, 2 मोल इसके मिलेंगे। या तुम्हारा FeSO4 है तो यहाँ से तुमको मिलेगा 1 मोल Fe2 प्लस, और प्लस यहाँ तुमको 1 मोल क्या मिलेगा SO4 मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारा इसमें क्या मिलेगा देखो Fe यहाँ पे +3 में है तो तुमको 2 मोल मिलेगा Fe का 3 प्लस, प्लस तुमको 3 मोल मिलेगा SO4 2 माइनस, ठीक है। ये हमने देख लिया कि हमको क्या क्या मिलने वाला है अगर ये 1 मोल हमने डाला। तुमको पता है ये तो तुम्हारा Fe3 प्लस में है तो ये ऑक्सीडाइज होने नहीं वाला है, सिमिलरली तुम्हारा ये ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी तुम्हारा ऑक्सीडाइज होने नहीं वाला है। नहीं ऑक्सीडाइज कौन होने वाला है, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज होगा, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज होगा, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज होगा। तुमको क्या पता चला कि यहाँ पे तुम्हारे 2 मोल ऑफ Fe2 प्लस हैं जो तुम्हारे ऑक्सीडाइज होंगे, यहाँ तुम्हारे क्या है 4 मोल ऑफ C2O4 2 माइनस है जो तुम्हारे क्या होंगे ऑक्सीडाइज होंगे। अब दोनों के लिए क्या लिख लो बैलेंस रिएक्शन लिख लो। तो तुमको मैंने ऑलरेडी बहुत बार बैलेंसिंग करा रखी, फिर भी तुमको मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तुमको पता है जो तुम्हारा MnO4 माइनस है वो तुम्हारा जाएगा Mn2 प्लस में, ठीक है। इसको तुमको बैलेंस ऊपर मैंने रेशन लिख रखी है, यहाँ तुम्हारा क्या आता है 4s ले देखो 4H2O, तो तुम्हारा आएगा यहाँ पे 8H प्लस, ठीक है। इससे तुम्हारे यहाँ पे तो 5 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारी क्या है रिडक्शन हाफ बैलेंस रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन तुम्हारा क्या होगा Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में, यही तो ये तुम्हारा यहाँ पे होगा 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तुमको पता है यहाँ पे तुम्हारे क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको क्या होगा 5 से तुम्हारा ये मल्टीप्लाई होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। बैलेंसिंग वैसे ही करते हैं। ये तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस, कितने Fe2 प्लस प्लस 5 Fe2 प्लस गिव्स फटाफट ये रिएक्शन में लिख लेना, ठीक है। तुमको क्या पता चला कि तुम्हारे अगर 1 मोल तुम्हारा हम ये लेते हैं MnO4 माइनस, तो ये 5 मोल को क्या कर देता है ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी अगर 5 मोल लेंगे उसके लिए लगता है तुम्हारा 1 मोल MnO4 माइनस, और ये 1 मोल लगेंगे तो लगेगा 1/5। हमको पता है 2 मोल Fe2 प्लस है, यानी तुम्हारा कितना लगेगा 2/5 मोल MnO4, ठीक है। तो तुम्हारा आयरन के लिए लगा 2/5 मोल। अब देखना है कि C2O4 2 माइनस के लिए कितना लगने वाला है। तो बता तुमको C2O4 2 माइनस जाएगा CO2 में, ठीक है। सबसे पहले हमने किया मास बैलेंस, कार्बन को बैलेंस किया, फिर देखा हमने ऑक्सीजन इधर 4 इधर भी ऑक्सीजन 4 है, अब उसको करेंगे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस, चार्ज बैलेंस, यहाँ हमको करने पड़ेंगे ऐड 2 इलेक्ट्रॉन, यानी उस केस में तुम्हारी ये ऊपर रिएक्शन होगी 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाली रिएक्शन होगी तुम्हारी 5 से मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए। यानी यहाँ तुमको क्या पता चला कि तुम्हारे जो तुम्हारे इसके 5 मोल के लिए
इसके तुम्हारे 2 मोल लगेंगे किसके, MnO4 के, ठीक है। ये तुम्हारा 1 मोल C2O4 2 माइनस को ऑक्सीडाइज करने के लिए लगेंगे 2/5, तुमको पता है यहाँ पे 4 है, ये तुम्हारा 4 मोल के लिए लगेंगे 4 × 2/5, यहाँ तुम्हारा कितना आ गया 8/5, तो 8/5 यहाँ से आया, 2/5 यहाँ से आया, तुम्हारा टोटल कितना हो जाएंगे 8 + 2/5, यानी तुम्हारा कितना हो गया 10/5, यानी तुम्हारा कितना आ गया 2 आ गया, यानी तुमको एग्जैक्ट 2 मोल लगेंगे, तो 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बैलेंसिंग बहुत अच्छे से सीख लेना ताकि तुम क्वेश्चन को क्या कर पाओ, जल्दी से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आगे तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बोला कि इंडिकेटर एक्स है जो यूज किया जाता है फॉर द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद द H2O2 एट द रूम टेम्परेचर। बोला कि जो इंडिकेटर एक्स है वो फॉर्म करता है ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बताओ वो तुम्हारा इंडिकेटर क्या होगा, तो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, टार्च एंड आयोडीन बनाता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज विद द H2O2 नहीं बनाएगा, स्टार्च विद द H2O2 नहीं बनाएगा, टार्च एंड आयोडीन बनाता है, तो ये क्या था, इसका आंसर था, ठीक है। अगला तुम्हारा है गिवन आर द टू स्टेटमेंट इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन द इंडिकेटर यूज्ड आर सेंसिटिव टू द पीएच। तो कुछ रिडॉक्स टाइट्रेशन है तो वहाँ तुम्हारा वहाँ पे क्या होता है, वो रिडॉक्स सेंसिटिव होता है। और तुम्हारा अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है तो तुम्हारा क्या होता है, वो पीएच सेंसिटिव होता है, तुमको मैंने पहले बताया, ठीक है। वही तुम्हारा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इंडिकेटर्स आर सेंसिटिव टू द चेंज इन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि इन द बेस वर्सेस एसिड टाइट्रेशन एट द एंड पॉइंट मेथाइल ऑरेंज इज प्रेजेंट इन, तुमको ने क्या कराया है, क्विनोनॉइड फॉर्म, तुमको मैंने ऑलरेडी इसलिए करा दिया है क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, ठीक है, क्या है, द फेनोप्थलीन इज अ पीएच डिपेंडेंट इंडिकेटर रिमेन्स कलरलेस इन द एसिडिक सॉल्यूशन एंड गिव द पिंक कलर इन द बेसिक मीडियम। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, सबको सही लिखा है। आगे बोला कि फेनोप्थलीन एक वीक एसिड है, बिल्कुल सही बात है। आगे क्या लिखा है, इट डज नॉट डिसोसिएट इन द बेसिक मीडियम, तो ये बात इसने गलत लिख दी कि बेसिक मीडियम में डिसोसिएट नहीं होगा, तो तुम्हारा ए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, बट तुम्हारा बी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन है गिवन द टू स्टेटमेंट, बोला है कि जो तुम्हारा पर मैग्नेट टाइट्रेशन होता है उसको हम परफॉर्म नहीं करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो तुम्हारी ये डीएनए ब्लॉक की लाइन है, ठीक है, टाइट्रेशन के बारे में, इसलिए मैंने तुमको क्या किया है, पहले बता दिया, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट आगे लिखा है क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो बिल्कुल सही लिखा है कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि तुम्हारा जो क्लोराइड आयन है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब Cl माइनस चला जाएगा कहाँ पे, Cl2 में ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, इसलिए तुम्हारा इसका आंसर क्या हो गया, दोनों सही है और उसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कंपाउंड एक्स है जो कि क्या है, वीक एसिड है, और ये एग्जिबिट करता है कलर चेंज एट द पीएच close to the equivalence point during the neutralization of NaOH with CH3COH, ठीक है। तो NaOH का न्यूट्रलाइजेशन हम कर रहे हैं CH3COH के साथ में। जब तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन होगा तो जो सॉल्ट बनेगी वो तुम्हारा सॉल्ट किसका होगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का, यानी तुम्हारा क्या होगा, वो बेसिक मीडियम होगा। अब बेसिक मीडियम होगा तो तुम्हारा इंडिकेटर क्या होना चाहिए, फेनोप्थलीन होना चाहिए, इसलिए क्या था, इसका फेनोप्थलीन इसका आंसर था, ठीक है। उनको पता है मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड का भी यूज करते हैं, अगर तुम्हारा ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं बैलेंसिंग से, कि जैसे तुम नॉर्मली बैलेंस करते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन अलग लिखते हो, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन अलग लिखते हो, फिर इसको बैलेंस करते हो, या फिर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आयोडीन किस में है, +5 में, यहाँ तुम्हारा आयोडीन किस में है, 0 में, यानी यहाँ पे एन फैक्टर तुम्हारा कितना हो गया, 5 हो गया, यानी 5 n फैक्टर × 2 यानी कितना आ गया, 10 आ गया। इसका भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो अगर ये एक्स है तुम्हारा आई माइनस से गया है 0 में, यानी एन फैक्टर कितना है इसका, 1 है, ठीक है। यही तुम्हारा x × 1 ये भी तुम्हारा 10 के इक्वल होना चाहिए, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 10 आ गई, तो 10 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो जिसको बैलेंसिंग करके करना हो बैलेंसिंग करके करेगा, बट उसको बहुत टाइम लगेगा, मैंने इसको थोड़े से पार्ट में क्या कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बहुत अच्छा मेथड है रिएक्शन को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि 0.01 मोलर ऑफ KMnO4 solution was added to the 20 ml of 0.05 मोलर मोर सॉल्ट, ठीक है। तो मोर सॉल्ट क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो बोल रहा है कि द इनिशियल रीडिंग ऑफ 50 ml ब्यूरेट इज 0, ठीक है। तो 50 ml का ब्यूरेट था, जो ब्यूरेट था 50 ml का था, उसकी इनिशियल रीडिंग क्या थी, 0 थी। तो बताओ कि तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना
लेफ्ट होगा इन द ब्यूरेट आफ्टर द एंड पॉइंट। तो KMnO4 कितना बचा होगा ये तुमको बताना है। तो एंड पॉइंट भी क्या होता है, ग्राम इक्वलेंट इक्वल होता है। तुमको पता है Mn जाता है +7 से +2 में, उसका एन फैक्टर क्या है 5 है, तो एन फैक्टर उसका 5 है। उसका यहाँ पे मोलारिटी क्या है 0.01 है, और इसका वॉल्यूम हमको पता करना है। जो तुम्हारा मोर सॉल्ट है उसका वॉल्यूम है 20, इसका मोलारिटी है 0.05, और इसका एन फैक्टर क्या होगा तुमको पता है, मोर सॉल्ट में Fe2+ से कहाँ चला जाएगा Fe3+ में, एन फैक्टर हो जाएगा 1। जैसे V1 कितना, यहाँ तो तुम्हारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा 20 × 0.05 डिवाइडेड बाई 5 × 0.01। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, देखो हट गया ये तुम्हारा, ये 5 से 5 गया। ठीक है, तो तुम्हारा V कितना आ गया 20। और आंसर 20 मत लिख देना। उसने पूछा था कि ब्यूरेट में रीडिंग क्या होगी, तो 20 ml तुम्हारा यूज हो जाएगा। अगर तुम्हारा 20 ml यूज हो जाएगा तुम्हारा, तो इसका मतलब बचेगा कितना 50 - 20, 30 ml तुम्हारा ब्यूरेट में बचेगा। तो तुम्हारा इसका आंसर क्या था 30 था, ना कि 20। ठीक है, तो ये तुम्हारा थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कहते दिया था, ट्रिकी वे में पूछा था। तो इस लेक्चर में इतना ही, तुम्हारा जॉब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो तुम्हें कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।